Good morning all of you. Good morning BSc B.Ed second year and BSc first year मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों आपके? सभी आ जाओ क्लास में। 9 बज चुके हैं, अपने क्लास शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं आज अपना पार्ट सेकंड लेक्चर नंबर 9 शुरू होने जा रहा है बच्चों। तो कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं बच्चों, जल्दी फटाफट। आज हम लेक्चर नंबर 9 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। हम फैक्टर अफेक्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, ये हम बात कर चुके हैं। सेकंड हम नेचर ऑफ द रिएक्टेंट कर चुके हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट में हमने काफी बातें डिस्कस की थी। जिसको ये बात ना पता हो वो प्रीवियस लेक्चर में, जिसको ये बात जाननी है वो प्रीवियस लेक्चर में जाए। थर्ड वन बात की थी हमने फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की भौतिक अवस्था के बारे में बात की थी, है ना। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के बारे में हमने बात की थी। फोर्थ हमने सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट के बारे में बात की थी। बच्चों फिजिकल स्टेट में मैंने एक बात बताई थी आपको। फिजिकल स्टेट में मैंने आपको बोला था कि होमोजीनस होता है और एक होता है हिट्रोजीनस। हिट्रोजीनस को बोलते हैं अपने विषमांगी समांगी। इस होमोजीनस का मतलब पता क्या होता है? जिसमें सेम फेज हो, ये मैं बताना भूल गया था आपको, जिसमें सेम फेज हो, गैस 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 और गैस, यानी सॉल्यूट भी गैस हो, यानी रिएक्टेंट भी गैस हो और प्रोडक्ट भी गैस हो, है ना। तो हिट्रो का मतलब क्या होता है? हिट्रो में रिएक्टेंट जो आप मिक्सअप कर रहे हो, एक तो सॉलिड है मान लो, एक लिक्विड है और एक मान लो गैस है। और यहां पर आप रिएक्टेंट मान लो 3 मिला रहे हो। रिएक्टेंट पहला भी गैस है, सेकंड दूसरा भी गैस है, थर्ड वन भी गैस है। तो गैस गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, गैस गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, इनके बीच में कॉलिजन बड़ा आसान होता है। इनके बीच में टक्करें बड़ी आसान होती हैं। जब तक इनमें टक्कर नहीं होगी, जब तक इनमें कॉलिजन नहीं होगा, तो तब तक ये रिएक्टेंट रिएक्शन नहीं करके, अभिक्रियाशील ना होकर के ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, उत्पाद नहीं बनाएंगे। तो आपको पता है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच में गैप बहुत कम होता है। गैप कम है मतलब डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस मतलब दूरी कम है। दूरी कम का मतलब क्या होता है बच्चों? कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम काम करता है, आकर्षण बल बहुत कम काम करता है। तो ये इजीली रैंडमली मूव करते हैं। गैस के पार्टिकल ना आवारा पार्टिकल बोल दो इसको आप, ये आराम से रैंडमली भागते रहते हैं और रिएक्शन करते रहते हैं। क्योंकि हिट्रो में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हिट्रो में सॉलिड के पार्टिकल हैं, ये बहुत बहुत स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, बहुत स्ट्रांगली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और इनको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें काफी एनर्जी, बहुत ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है ना। ये बात हमने की थी। तो ये हमारा होमोजीनस वाली बात हो गई थी कि फिजिकल स्टेट में हमने बोला था कि होमोजीनस का समांगी जो अभिकारक होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा, है ना, विषमांगी से। सरफेस एरिया में हमने बात की कि सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे सिंपल सी बात की थी हमने कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी एक बहुत सारा पार्टिकल, जैसे एक बहुत शुगर क्यूब है, यानी एक चीनी का एक बड़ा सारा बॉक्स है, उसको आप तोड़ करके छोटे छोटे बुरादे बना रहे हो। उसके क्या बना रहे हो? छोटे छोटे ग्रेनुअल्स बना रहे हो। तो जो ग्रेनुअल्स हैं उसका जो सरफेस है, जो दाने होते हैं उनका जो सरफेस है ना, एरिया इससे ज्यादा है। तुमको उससे ज्यादा कैसे है? क्योंकि ये देखो कि इतने एक इसका ये वाला एरिया भी कॉन्टेक्ट में आ रहा है। जैसे ही आपने इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया, वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं, तो ये इजिली सारे ईच एंड एवरी पार्ट, इसका ईच एंड एवरी पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया ये वाला सतह का क्षेत्रफल कांटेक्ट में आएगा। अंदर वाला जो चीनी के अंदर, चीनी का जो क्यूब है, जो वो शुगर क्यूब है, उसकी जो अंदर वाला जो एरिया है ना, वो कांटेक्ट में नहीं आना। जब तक कांटेक्ट में नहीं आएगा वाटर के, जब तक जल के संपर्क में नहीं आएगा, तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। तो इसके मैक्सिमम मॉलिक्यूल, मैक्सिमम पार्टिकल, अधिकतम कण भाग नहीं ले पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जबकि यहां पर करेंगे, है ना। मैं सिंपल सी एक बात पूछता हूं कि एक आपने क्या किया, बकेट भर के आपने वाटर भर लिया, एक बकेट भर दिया आपने, और इसका क्या किया आपने? धूप दे रहे हो, इसको सनलाइट दे रहे हो, इसको आप क्या दे रहे हो? सनलाइट दे रहे हो। एक तरफ क्या किया, इसी बकेट के वाटर को आपने फर्श के ऊपर आपने बिखेर दिया, है ना। तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी बताओ फटाफट।
बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में लिख करके कि एक तो आपने 1 लीटर वाटर को आपने बकेट के अंदर फिलअप किया हुआ है और उसी 1 लीटर बकेट को, पानी को, वाटर को आपने क्या कर दिया, फर्श पे गिरा दिया, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा कवर हो रहा है, इसका कवर हो रहा है। तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम किसका बनेगा, वेपर ज्यादा कहां बनेगी, वेपर प्रेशर कहां ज्यादा होगा, जल्दी बताओ। इस यहां ज्यादा होगा कि यहां पर सरफेस एरिया ज्यादा कवर कर रहा है और यहां पर वेपर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं, या वाटर के मॉलिक्यूल वेपर बनने के लिए ज्यादा अवेलेबल हो रहे हैं। समझ आई बच्चों बात, यहां पर इतने अवेलेबल नहीं हो रहे मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर वेपर कम बनेगी, यहां पर वेपर ज्यादा बनेगी। वेपर मैक्सिमम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यहां पर कम होगा। समझ आई बच्चों बात। तो सिंपल सी बात है कि सरफेस एरिया बढ़ने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ये बात हम कर चुके हैं बच्चों, सिंपल सी बात है। अब नया प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं, 5 प्रॉपर्टी, जिसका नाम है कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। भाई मेरा नाम है कैटालिस्ट बच्चों। उससे पहले एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि तुम बताओ मुझे, जो मेरा क्वेश्चन लास्ट टाइम रह गया था पूछते पूछते, कि एक क्या कर रहे हो, एक टाइम तो आप खुश हो बहुत ज्यादा बच्चों, एक टाइम तो क्या है, एक टाइम तो आप बहुत ज्यादा खुश हो और आपको मम्मी ने काम बोल दिया कि बेटा काम करो, आप पढ़ाई करोगा, है ना, आप बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, ठीक है। एक दिन आपको बहुत खुश रखा गया, बहुत हैप्पी रखा गया, आपको बढ़िया बढ़िया पिज्जा खिलाए गए, जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको प्रोवाइड करवाएगी, आप बहुत खुश हो। उस टाइम मम्मी ने बोला कि आप आज 1 घंटा स्टडी करोगे, 1 आवर स्टडी करोगे, और एक दिन आपका मूड खराब है, बहुत बहुत मूड अपसेट आपका, और आप बहुत अनहैप्पी हो, आप बहुत दुखी हो, बहुत बहुत मरसी हो और काफ़ी दुखी हो चुके हो, और उस दिन आप परेशान भी हो, काफ़ी टेंशन दिमाग में आ गई है, तनाव ले लिया आपने बहुत भयंकर, क्योंकि आपकी जो भी डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो फिर मम्मी ने बोला कि अब आप 1 आवर पढ़ के दिखाओ, चैलेंज है आपका। तो मुझे ये बताओ कि जब आप खुश हो तब आप 1 घंटा पढ़ते हो, तो चैप्टर आपको 5 दिए हुए हैं, अगर आप खुश होते हो तो 1 घंटे में 5 चैप्टर कवर करते हो नहीं करते हो पता नहीं मुझे, अगर आप दुखी होते हो तो 5 चैप्टर कवर करते हो नहीं करते हो। तो ये बताओ कि आप किस वाले पीरियड ऑफ टाइम में, हैप्पी वाले टाइम में या अनहैप्पी वाले टाइम में, ये टेंशन वाले या विदाउट टेंशन वाले टाइम में, ये 5 चैप्टर 1 आवर में कंप्लीट कर दोगे जब बंदा खुश होता है बहुत ज्यादा। जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, बिल्कुल शाबाश। जब आप हैप्पी होंगे, जब आप खुश होंगे, इसका मतलब ये होता है कि जब हम खुश रहते हैं तो हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होकर के काम करती है और हम पूरी एक्टिविटी के साथ काम करते हैं। इसका मतलब हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारी एकाग्रता वो बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, मतलब हम काम करने की टेंडेंसी हमारी मैक्सिमम होती है, हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी पे काम कर पाते हैं, हम ज्यादा उत्पाद क्षमता पे काम कर पाते हैं, मतलब हम ज्यादा चैप्टर कवर कर पाते हैं। आपको ना मैं 1 पेज दे दूं, आप बहुत टेंशन में हो, आपको मैं 1 पेज दे दूं तो भी आप उसको ढंग से याद नहीं कर पाओगे, उसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप नहीं कर पाओगे, उसको याद नहीं कर पाओगे। तो टेंशन का सारा खेल ही किसका है, टेंशन का है, सारा खेल ही किसका है, खुशी का है। अगर आप एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम खुश रहते हो, और ये खुश रहना है कोई मेन मुद्दा नहीं है, ये एक सिंपल सी बात है, खुश रहना कोई एक सिंपल सी बात है जो एक बेसिक नीड है हर ह्यूमन बीइंग की, कि हमें खुश और शांत मन रहना चाहिए, यानी पीसफुल माइंड एंड हैप्पी माइंड। और उसके लिए आपको अपने आप पे काम करना होगा कि हमें कुछ भी हो जाए, हमें दुखी नहीं होना, हमें टेंशन नहीं लेनी। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उसको टैकल करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं और प्रॉब्लम्स उनको मिलती हैं जो उसके लिए एलिजिबल होता है, भगवान उनको ही देता है प्रॉब्लम जो उनके लिए एलिजिबल होता है। तो बच्चों सिंपल सी बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हैप्पी माइंड में रेट ऑफ रिएक्शन आपका मैक्सिमम होगा, अनहैप्पी माइंड में रेट ऑफ रिएक्शन आपका। तो हमारी लाइफ में भी बहुत सारे फैक्टर अफेक्टिंग है जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, तो हमें कोशिश करनी है कि उस फैक्टर्स का हमारे पे कोई इफेक्ट ना पड़े, हमें ऐसा बनाना है अपने आप को। तो 5 फैक्टर करने जा रहे हैं, कैटालिस्ट के एग्जांपल करने जा रहे हैं। सबसे पहले कैटालिस्ट के बारे में देखते हैं कि कैटालिस्ट होता क्या चीज है बच्चों, कैटालिस्ट होता क्या चीज है। उत्प्रेरक, उत्प्रेरक बच्चों आप क्लास में लगातार बने रहा करो, मैं एक एक ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चा कौन कौन क्लास में बना हुआ है, कौन कौन जा रहा है। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड विच कंपाउंड जो ना इटसेल्फ या खुद केमिकल रिएक्शन में अगर डाल देना इसको,
अगर अपने इसको केमिकल रिएक्शन में जब इसको डाला जाता है तो ये खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करता, इटसेल्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, इटसेल्फ पार्टिसिपेट नहीं करता, है ना, खुद पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, वो करता है इन जनरल। कई बार क्या होता है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करता है, ये दोनों काम आता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट करने में काम भी आता है और उसको इंक्रीज करने में भी काम भी आता है। ये रिएक्शन को रोकने में भी काम आता है। मान लो कोई रिएक्शन आप चाहते हो कि इसके प्रोडक्ट कम बने, वो प्रोडक्ट हार्मफुल है, तो कैटालिस्ट डाल दो। तो कैटालिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव टाइप का, वो हम बात नहीं करेंगे। जब हमारा टॉपिक आएगा कैटालिस्ट तब हम इसको डीप में पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है, कैटालिस्ट जो है ना इन जनरल सामान्यतः रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेता। ऐसा कंपाउंड, ऐसा यौगिक विच कंपाउंड डजंट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन बट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली, है ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। सर कैसे करता है, सर कैसे करता है? एक्चुअल में ये करता क्या है बच्चों, कैटालिस्ट जो होता है ना, कैटालिस्ट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी, EA से डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसको बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है। सक्रियण ऊर्जा, सॉरी, सक्रियण ऊर्जा को कम कर देता है, मैं गलत बोल गया। किसी भी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, डाउनवर्ड कर देता है, उसको कम कर देता है, कम कर देता है। सर ये कम करता कैसे है, वो बारे में बात करने जा रहे हैं। अब ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या चीज है? कोई भी रिएक्टेंट जो है ना, दुनिया में कोई भी जो रिएक्टेंट है, उसको जब भी प्रोडक्ट बनना होता है ना, उसको जब भी प्रोडक्ट बना तो एक ऑब्स्टेकल होता है, एक ऑब्स्टेकल यानी एक बाधा को पार करना होता है, उसको एक ऑब्स्टेकल को पार करना होता है, इसको क्रॉस करना होता है। ये ऑब्स्टेकल का मतलब एक एनर्जी बैरियर को पार करना होता है। जब तक इस एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस नहीं करेगा, जब तक इस एनर्जी बैरियर को वो क्रॉस नहीं करेगा बच्चों, तो वो जब तक ये एनर्जी बैरियर्स को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जैसे मान लो ये देखो, ये एनर्जी बैरियर को उसको क्रॉस करना पड़ेगा तब जाकर के ये प्रोडक्ट बनेगा, और यही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। मतलब वो एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एनर्जी का एक बैरियर जो हर एक रिएक्टेंट को क्रॉस करना है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। और एनर्जी बैरियर को क्रॉस जब तक नहीं करेगा तब तक वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेगा। तुम एनर्जी बैरियर का एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूं। आपने क्या किया, घर में एक चाय बनाई है आपने, एक क्या लिया, कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने चाय बनानी शुरू कर दी। आप चाय बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हो? मैंने क्या किया, उसके अंदर सबसे पहले मैंने मिला दी, मैंने शुगर मिला दी, और क्या मिला दिया, मैंने टी मिला दी, जो आपको मिलती चाय पत्ती इसको बोलते हैं अपने। एक मैंने मिला दिया मिल्क मिला दिया, है ना, एक मैंने मिला दिया वाटर मिला दिया, है ना। क्या चाय बन गई क्या बच्चों? मैंने टी, वाटर, मिल्क, शुगर, चीनी, दूध और चाय और पानी मिला दिया। क्या चाय बन गई क्या बच्चों? चाय बन गई क्या बच्चों? नहीं बनी चाय। क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने अभी तक गैस को ऑन नहीं किया, नीचे से हीट नहीं दी। जब तक मैं इसको हीट नहीं दूंगा, इसकी रिएक्टेंट, मिल्क के रिएक्टेंट, टी और शुगर, ये ऑल आर रिएक्टेंट जो अभिकारक हैं, ये आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। अब ये आपस में धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही इसे हीट मिलेगी तो इनके बीच में बॉन्ड्स जो है वो सारे के सारे ब्रेकडाउन होंगे, बंध टूटेंगे, नए बंधों का निर्माण होगा और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, एक पर्टिकुलर एनर्जी गेन करके ये चाय में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। समझ आई बच्चों बात? चाय तब बनेगी, टी तब बनेगी, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। वो पर्टिकुलर एनर्जी इज एनर्जी बैरियर ऑफ द टी, है ना। वो एक प्रकार का एनर्जी बैरियर, जब तक वो उस एनर्जी को गेन नहीं करेगा, उतनी एनर्जी जितनी चाय बनने के लिए रिक्वायर्ड है। हमें नहीं पता कि आपने 5 कप चाय बनानी है, हमें नहीं पता आपने 10 कप चाय बनानी है, लेकिन जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, जितनी कैलकुलेटिव एनर्जी रिक्वायर्ड है, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड के बाद वो ये बैरियर को पार करने के बाद, वो एक मान लो बैरियर है, इस बैरियर को पार करने के बाद ही प्रोडक्ट बनाएगा और चाय बन गई अपनी, है ना। तो चाय तब तक नहीं बनेगी जब तक बच्चों क्या नहीं होगा, जब तक इसको वो हीट नहीं मिलेगी। समझ आई बच्चों बात? तो ये जो चाय बना रहे हो ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक? ये एक प्रकार की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ऑल आर मोस्टली क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है जो उष्मा को शोषण करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं।
तो हीट को तो एब्जॉर्ब कर रही है ना ये। तो जब तक रिएक्टेंट हीट, इतनी रिक्वायर्ड हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इतने बैरियर को पार नहीं करेगा, तब तक चाय नहीं बनेगी। और एक बात और, तुम क्या है कि सर इन्होंने ये वाला बैरियर क्रॉस कर लिया, फिर ये एनर्जी डाउन क्यों आ रही है? आपको पता है कि धीरे धीरे जब कोई रिएक्टेंट मैक्सिमम एनर्जी तक पहुंच जाता है, जब तक वो एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर लेता है, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो क्रॉस करने के बाद ये हायर एनर्जी लेवल से धीरे धीरे लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, और आपको पता है लोअर एनर्जी पर आने पर प्रोडक्ट स्टेबल बन जाता है। कोई भी प्रोडक्ट होता है वो हमेशा स्टेबल बनता है। तो ये लोअर एनर्जी पे आ गया। चाय एकदम आप गरम गरम, बच्चों एक बात बताओ, चाय आप टी आप एकदम गरम गरम पी सकते हो क्या? उसको आप बनाने के बाद, ये जो उसने बैरियर क्रॉस किया है, बनाने के बाद आप उसको ठंडा करके पियोगे ना, थोड़ा सा उसको डाउनफॉल, उसकी जो हीट है जब तक नीचे नहीं आती, जब तक उसका टेम्परेचर है वो नीचे नहीं आता, तब तक वो आप चाय नहीं पियोगे, है ना। समझ आइए बच्चों बात। तो ये धीरे धीरे रिएक्टेंट जो होता है, ये इस बैरियर को, एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के बाद एक क्या बना लेता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है, और इसी एनर्जी बैरियर को एक्टिवेशन एनर्जी बोला गया, है ना। तो यहां पर बच्चों कैटालिस्ट क्या काम करेगा? कैटालिस्ट क्या काम करेगा, तो बात सोचने वाली है बच्चों। एक एग्जांपल और दे रहा हूं तुम्हें मैं कि हमें ये एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होती है, हमें ये एक्टिवेशन यानी सक्रियण ऊर्जा रिक्वायर्ड क्यों होती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं बच्चों। चाय वाला एग्जांपल जो दिया है ना मैंने, ये तुम एक तरीके का तुम्हें समझाने के लिए दिया है। तुम एज इट इज बुक में मतलब तुम्हें नहीं मिलेगा एग्जांपल, और तुम एग्जाम में भी इसको मत लिखाना। एक सिंपल सी बात है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करना है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में बायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसके बायतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जब तक दूसरे हाइड्रोजन के सिंगल इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग नहीं करेगा ना, शेयरिंग नहीं करेगा, साझा नहीं करेगा, तब तक बॉन्ड नहीं बनेगा। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ चिपका हुआ है, नाभिक के साथ टिका हुआ है। मुझे इसको बाहर लेकर के आना है। क्यों बाहर लेकर के आना है? मुझे इसके हाइड्रोजन को बाहर लेकर के आना है। इसके इलेक्ट्रॉन क्यों लेकर के आना है बच्चों? क्योंकि मुझे बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, मुझे इसको ब्रिंग अप करना है, मुझे इसको उठा करके लाना है, मुझे इसको ब्रिंग अप करना है। तो मुझे ब्रिंग अप करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होगी? मुझे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी। मुझे इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, मुझे एक ई फॉर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मुझे इस ऊर्जा की आवश्यक मात्रा चाहिए होगी जो इस इलेक्ट्रॉन को चक्कर के बाहर ले आए। जब ये इलेक्ट्रॉन को चक्कर के बाहर लाएगी तब ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। आपको पता ना कि मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आता है। आपको 12th क्लास में पढ़ाया हो, 11th क्लास में पढ़ाया हो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड, मूल अवस्था से निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में आता होता है। उसका कारण ये है बच्चों, उसको पहले एक्साइटेड स्टेट में लाया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाए फॉर रिएक्शन, फॉर बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, बंध निर्माण करने के लिए इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाए, अवेलेबल हो जाए। तो इसीलिए हम इसको एनर्जी देते हैं। तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर एक्टिवेशन, रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर सक्रियता, सक्रिय करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी बैरियर को जब तक वो क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये H2 का निर्माण नहीं होगा, तब तक ये H2 की फॉर्मेशन नहीं होगी, बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब ये H और इधर H, ये एक प्रकार का रिएक्टेंट, तब इससे क्या बन रहा है? H2 प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करके ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है। तो ये एनर्जी बैरियर, इट इज कॉल्ड एनर्जी बैरियर जो है, इट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को ही अपने एक्टिवेशन एनर्जी को, इसी को ही अपने सक्रिय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट जो काम करता है उसके बारे में बताता हूं तुम्हें। सबसे पहले आपको एक्टिवेशन एनर्जी का डायग्राम बनाना है बच्चों। इसके नोट्स मैं सारे प्रॉपरली कल तुम्हें लिखवाने वाला हूं, आज तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, चिंता मत करना किसी बात को लेकर के। ओके, तो ये देखो, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस किया और क्या बन गया? हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया। ये एक एनर्जी डायग्राम है बच्चों। ये एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी है और ये वाली एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी है ना। तो ये R से P बन गया, अभिकारक से प्रोडक्ट बन गया। अब यहां पर जैसे ही मैंने इसके अंदर कैटालिस्ट डाल दिया, कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या करेगा? इसके जो पाथ है ना, ये वाला, ये जो ऑल्टरनेटिव पाथ है, ये जो पाथ है, ये बैरियर जो उसको क्रॉस करना पड़ रहा है, इसको कम कर देगा बच्चों। इसको कम करके नीचे ले आएगा। ये देखो, देखते जाना बच्चों, है ना। इसको छोटा कर देगा बस। हालांकि मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया। ये लो,
अब ये एनर्जी बैरियर छोटा हो गया, अब इसको इतना बड़ा एनर्जी बैरियर, इतना बड़ा क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, इतना ऑल्टरनेट। मान लो कि कोई बच्चा दौड़ लगा रहा है, उसको इतना बड़ा बैरियर क्रॉस करना पड़ रहा है। अब यहां पर मैंने क्या किया, इसका बैरियर छोटा कर दिया, मतलब कैटालिस्ट आ गया। कोई टीचर आ गया, टीचर बोलता है कि तू ना कर, कोई दिक्कत नहीं, तुम छोटे वाला ऑब्स्टेकल जो होता है ना, छोटे वाला जो बैरियर है वो क्रॉस कर लो। तो एक कैटालिस्ट ने काम किया कि इस बैरियर को छोटा कर दिया, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवा दिया। मैं ये बोलूंगा कि इसको ऑल्टरनेटिव पाथ, एक नया रास्ता दे दिया जो कि शॉर्टकट है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर दिया, पहले क्या होता था बच्चों कि 100 लड़के इस वाले केस में 100 बॉयज या 100 गर्ल्स या 100 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट्स क्या करते थे, दौड़ लगाते थे। तो उसमें से 50 स्टूडेंट्स ही, 100 में से 50 स्टूडेंट्स ही उस ऑब्स्टेकल को पार कर पाते थे। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स जो थे ना, 100 के 100 मॉलिक्यूल इस ऑब्स्टेकल्स को, इस बैरियर को, इस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाते थे, क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो ओनली 50, ये रेशो था 50 क्रॉस करने का। लेकिन जैसे ही ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाया गया, एक कैटालिस्ट इसको प्रोवाइड करवाया गया, तो बच्चों बताओ कि अब ये 100 के 100 मॉलिक्यूल इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर देंगे। क्योंकि पहले वाले फर्स्ट केस में इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती कि 100 के 100 मॉलिक्यूल्स को 100 के 100 प्रोडक्ट बनाने के लिए मोटिवेट कर दें। यानी अब इस वाले केस में 100 के 100 मॉलिक्यूल करेंगे पार्टिसिपेट, और 100 के 100 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। ये सिंपल सी बातों में समझाने जा रहा हूं। तो ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है कैटालिस्ट। क्या करवाता है? ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है। समझ आई बच्चों बात? अगर मैं सिंपल सी बात करूं, आपने अगर कैटालिस्ट डाल दिया तो कैटालिस्ट क्या करेगा, आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों। कैटालिस्ट क्या करेगा, एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवा देगा। ये देखो, ऑल्टरनेटिव एक पाथ प्रोवाइड करवा देगा जो इस पाथ को छोटा कर देगा। ये देखो, समझे बच्चों बात? तो यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो डाउनफॉल आ गई। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बड़ा इजी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउनफॉल करना, तो इसका मतलब जब एक्टिवेशन एनर्जी डाउन होगी तो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट बना पाएंगे, इनको जोर नहीं आएगा। तो मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को डाउनफॉल करने का काम करता है कैटालिस्ट। तो डाउनफॉल होने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों? इंक्रीज होता है। अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन दूं एक सिंपल से वर्ड में, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। सर ये एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या चीज है? मान लो कोई एग्जामिनर आ गया वाइवा लेने के लिए, आपको पता नहीं है, तो सिंपल सी बात बोलना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक मिनट रुको बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड for the reactant, नोट कर लो बच्चों, for the reactant turns into a product, the amount of energy required, एनर्जी लिखा बच्चों ये मैंने, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टर्न्स इनटू ए प्रोडक्ट। मतलब अभिकारक के लिए वो आवश्यक ऊर्जा, नोट कर लो बच्चों, आवश्यक ऊर्जा की मात्रा जो कि आवश्यक ऊर्जा की मात्रा, ताकि अभिकारक उत्पाद में बदल जाए, बच्चों समझ में आई बात? बच्चों, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टर्न्स इनटू ए प्रोडक्ट, अभिकारक के लिए वो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ताकि अभिकारक उत्पाद में बदल जाए। ओके, उत्पाद में बदल जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपने एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। इसका मतलब सिंपल सी बात है बच्चों कि एक्टिवेशन एनर्जी जब डाउनफॉल आएगी तब अपने को ये फायदा मिलने वाला है कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर मैं तुम्हें सिंपल सी बात बोलूं कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में, एक सिंपल सी बात बोलूं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करें अपने और अनदर वर्ड्स में, तो
which speeds increase या डिक्रीज, मैंने बोला था ना डिक्रीज भी करता है, लेकिन इन जनरल वो इंक्रीज करता है। डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कैटालिस्ट जो होता है, कैटालिस्ट क्या होता है, विच स्पीड्स इंक्रीज डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है, उसी को ही अपने क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट बोलते हैं, उत्प्रेरक बोलते हैं। और सेकंड थिंग, ये काम क्या करता है, सेटअप एन ऑल्टरनेटिव पाथ फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, मतलब ये रिएक्टेंट को ऑल्टरनेटिव पाथ, है ना, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। हिंदी बोलूं तो यह एक ऑल्टरनेटिव, यानी ऑल्टरनेटिव मतलब होता है कि एक अलग रास्ता, एक अलग पथ बतलाता है कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन कर देता है, उसकी सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। समझ में आई बच्चों बात, घटा देता है, उसको कम कर देता है। मैं एग्जांपल देता हूं बच्चों आपको, एक रिएक्शन होती है SO2 प्लस O2 और बनता क्या है, इससे SO3 बनता है। मैं इसको बैलेंस करके नहीं लिख रहा बच्चों, वो कोई मैटर नहीं करता। अब इसमें ना नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये एज ए कैटालिस्ट काम करता है, अगर ये ना डालना तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर ये NO इसमें पुटअप ना करें, इसमें इन्वॉल्व ना करें केमिकल रिएक्शन में, SO3 की फॉर्मेशन में, तब तक सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब इसका एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया तो वो पता किसके बराबर आया, आपको हैरानगी हुई जान करके। जब इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया, रेट ऑफ रिएक्शन जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया कंसंट्रेशन ऑफ NO, यानी NO मतलब कैटालिस्ट पे, मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन ओरिजिनल में कैटालिस्ट पे डिपेंडेंस पाएगी, कैटालिस्ट पे निर्भर पाया गया। इसका मतलब सारा रेट इसका जो है वो कैटालिस्ट के कारण आ रहा है। अगर ये कैटालिस्ट ना होता ना तो ये रिएक्शन होती ही नहीं। इसका मतलब कैटालिस्ट ने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी को इतना लो कर दिया ताकि ये इजीली उस बैरियर को क्रॉस कर सके। तो बच्चों बात समझ में आई कैटालिस्ट के बारे में? कैटालिस्ट के नोट्स मैं कल दूंगा। कैटालिस्ट का समझ में आया कॉन्सेप्ट सारा? कैटालिस्ट का तुम्हें सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट, जल्दी करो बच्चों। हाँ, तो कैटालिस्ट क्या करता है बच्चों, याद रखना, कैटालिस्ट जो होता है वो EA की एनर्जी को डाउनफॉल करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करवाता है, एक अलग से एक पथ बतलाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने पर वो इजीली क्रॉस बैरियर को, एनर्जी बैरियर को, ऊर्जा जो बाधक होती है उसको फटाफट वो क्रॉस कर लेता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये हमारी बात खत्म हुई। चलो बच्चों, अब आपकी सिंपल सा फैक्टर आता है आगे। फैक्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं अपने आज का, टेम्परेचर। सर ये टेम्परेचर तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आता है बच्चों, मुझे पता है ये वाला चैप्टर आपको आता होगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जिनको नहीं आता उनको भी हो जाए, और जिनको आता है उनको कुछ नया मिल जाए। और आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं, आपसे मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछूंगा। आज नहीं पूछता आपसे, कल पूछूंगा, कल पढ़ के आना, कल इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा। सर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि बच्चों आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, और आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते बच्चों, सब्जेक्टिव आते हैं, तो ये चिंता मत करना। तो आज हम 6 नंबर करने जा रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टेम्परेचर, तापमान। अब बच्चों इन जनरल आपको पता है कि विदाउट हीट, तापमान देने के बिना कोई भी रिएक्शन नहीं होती, ये बात आपको पता है। सामान्यतः आपको ये बात पता है कि विदाउट हीट देने पर कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। टेम्परेचर क्यों देते हैं? टेम्परेचर से लेते हैं, मान लो कोई दो पार्टिकल हैं, जब तक ये पार्टिकल अलग अलग नहीं होंगे तब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे। ये एक पार्टिकल अलग है, जब तक ये इनके बीच में ये B मॉलिक्यूल है, और इनके A के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन नहीं होगा
जब तक इनके मध्य आकर्षण बल टूटेगा नहीं और इनके मध्य आकर्षण बल या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा नहीं, ब्रेकडाउन नहीं होगा, तब तक ये मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और ये रिएक्शन नहीं बनाएंगे, है ना, वो उत्पाद नहीं बनाएंगे। तो इनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना जरूरी है, इसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना जरूरी है और इनको अलग अलग, इनको सेपरेट करना बड़ा जरूरी है, रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है, हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। और टेम्परेचर से क्या होता है, इनके इन जनरल बात कर रहा हूं कि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज होता है, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में डिक्रीमेंट आता है, जिससे कारण ये मॉलिक्यूल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं फॉर रिएक्शन। अभिक्रिया करने के लिए ये मॉलिक्यूल अनुपस्थित हो जाते हैं आसानी से, जब तक आप हीट नहीं देते। आप ऑल केमिकल रिएक्शन बच्चों, आप जितना मर्जी ऑल ब्लडी केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी, आप लेबोरेटरी में चेक कर लो, विदाउट हीट आप मैक्सिमम रिएक्शन कर ही नहीं सकते आप। तो आपको रिएक्शन करनी है तो आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इन जनरल क्या बोलते हैं अपने, इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन, ऑल ब्लडी केमिकल रिएक्शंस जो हमें परेशान करती हैं ऑल टाइम। कुछ बच्चे बेचारे हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, उनको बेचारे को परेशान करती है, उनको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है बच्चों। एक बार एक और बोल दूं आपको, जिन बच्चों को केमिस्ट्री पसंद नहीं है, मान लो 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको केमिस्ट्री पसंद नहीं है, वो कंप्यूटर मत ले बैठना, आप कंप्यूटर मत ले बैठना, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने कंप्यूटर ले लिया तो। और कारण बताऊंगा ऐसा क्यों है। अगर केमिस्ट्री वाला बच्चा कंप्यूटर लेता है तो उसका नुकसान क्या है, वो आप मुझसे पूछना क्या नुकसान है उसका। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल बढ़ जाता है। और ये वाली बात सबसे पहले किसने बताई, आपने, मैंने नहीं, ये बात सबसे पहले बताई अर्हीनियस ने। किसने बताई, अर्हीनियस ने। अर्हीनियस एक साइंटिस्ट था जो हमारा मत्था खाने के लिए, हमारा दिमाग खाने के लिए साइंटिस्टों को पैदा कर दिया, जो हमें बार बार कोई नई चीज सिखाते हैं। तो अर्हीनियस ने एक इक्वेशन दी कि K इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। सर ये आपने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आई बात। कोई बात नहीं, ये एक प्रकार की इक्वेशन है जो बाद में आएगी। अर्हीनियस ने ये इक्वेशन दी, किसने दी, अर्हीनियस ने दी, है ना, अर्हीनियस ने ये वाली इक्वेशन दी। इसका मतलब क्या है बच्चों, अर्हीनियस ने, K का मतलब है रेट कांस्टेंट, A का मतलब है अर्हीनियस कांस्टेंट, E का मतलब है एक्सपोनेंशियल, माइनस का मतलब माइनस होता है, EA का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, और R का मतलब गैस कांस्टेंट, और T का मतलब टेम्परेचर। ये अर्हीनियस इक्वेशन आपको सिंपल सी याद रखनी है, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ये किया क्या उसने बच्चों, किया क्या, अब ये K, सर ये K पे कैसे डिपेंड करता है, ये K, इसमें टेम्परेचर का तो कोई वैल्यू नहीं आई, इसमें कोई सर टेम्परेचर की कोई वैल्यू ना, इसमें कोई रिएक्टेंट है। आप सिंपल सी बात लिखिए, K मतलब रेट कांस्टेंट, A मतलब अर्हीनियस कांस्टेंट, E मतलब एक्सपोनेंशियल। सर एक्सपोनेंशियल क्या होता है, सब बाद में बताऊंगा, जब टॉपिक आएगा ना, जब टॉपिक नया आएगा तब बताऊंगा, ये टॉपिक बाद में आएगा। तो माइनस EA अपॉन RT। इस वाली इक्वेशन ने हमें टेम्परेचर के बारे में बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। सर हमें समझ नहीं आई, समझाओ आप। समझाने जा रहा हूं बच्चों। आपको ये बात पता है कि किसी भी रेट लो, अभी मैंने रेट लो करवाना है आपको, रेट लो क्या बोलता है, किसी भी अभिक्रिया का नियम क्या बोलता है कि कोई भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट लो क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट ऑफ रिएक्शन या किसी अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इट्स पावर, उसकी पावर के। समझ आई बच्चों बात, कि किसी भी अभिक्रिया की दर जो है वो समानुपाती होती है सांद्रता और उसकी घात के, है ना। तो आपको पता है कि ये जब ये समानुपाती वाला यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सिंबल जब हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, के A की पावर n। और आपको पता है कि A रिएक्टेंट है, जब A की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसकी n भी पावर भी बढ़ेगी, और A की कंसंट्रेशन में इंक्रीज कर रहा हूं, A मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, तो मुझे पता है K की वैल्यू भी बढ़ेगी क्योंकि K इसके मल्टीपल में है। तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा ना बच्चों, बढ़ेगा ना। मैं टेम्परेचर बढ़ाने जा रहा हूं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो मुझे पता है कि उसके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब R की वैल्यू यहां पर जो रिएक्टेंट है A, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो K की वैल्यू इंक्रीज होगी, K की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उसका रेट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब तुम्हें एक बात समझ में आ गई बच्चों कि
सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आई ना बात की, अगर के की वैल्यू बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ता है बच्चों। अगर मैं बोलता हूं कि के की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। ये वाली बात हमें अर्हीनियस भाई साहब ने समझाई, अर्हीनियस साइंटिस्ट ने समझाई। तो याद रख लो बच्चों, के मतलब रेट कांस्टेंट, ए मतलब अर्हीनियस कांस्टेंट, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, माइनस का माइनस, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, अपॉन में आर मतलब गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो उसकी कंसंट्रेशन की, जो उसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी मॉलिक्यूल्स ज्यादा इंक्रीज होंगे। जब उसका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो इसका मतलब उसका रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर, अगर आपको इन जनरल बात करनी हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज करने पर हमारा क्या बढ़ता है बच्चों, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। समझ में आई बच्चों बात? क्योंकि आपने ये इक्वेशन देखी, अर्हीनियस वाली इक्वेशन देखी, यहां पर रेट की तो कहीं बात ही नहीं की है, यहां पर रेट की कहीं बात नहीं की है। सर आप कैसे समझा रहे हो? तो मैंने रेट कांस्टेंट से इसको बात को समझाया है बच्चों, है ना, रेट कांस्टेंट से बात को समझाया है। ये बात हुई खत्म। ये बात अर्हीनियस ने बोली कि इस इक्वेशन को अर्हीनियस इक्वेशन कहते हैं, जिसका दर्शन मैंने आपको अभी करवा दिया, लेकिन इसको बाद में डीपली करवाऊंगा बच्चों। एक बात और, सेकंड बात और बताई इसमें टेम्परेचर के अंदर अर्हीनियस ने बताई। अर्हीनियस ये बोलता है, बात सुनते जाना बच्चों, बात कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते हो ना तो होता क्या है, सिंपल सी बात है बच्चों। तुम्हें समझ में आ रहा है ना बात सारी? जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? फिर मैं आगे की बात कंटिन्यू करता हूं बच्चों, जल्दी बताओ। सिंपल सी बात बच्चों, अब मैं आपको सिंपल लॉजिक बताता हूं। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, है ना, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो मॉलिक्यूल जो है उनके बीच में, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, आर फॉर रिएक्टेंट के अणु जो है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाउन आएगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डाउनफॉल आएगा। बच्चों आपको विजिबल हो रहा है प्रॉपरली, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? तो जब ये मॉलिक्यूल जो है, वो मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाउनफॉल आएगा, यानी आकर्षण बल किसके मध्य में, अभिकारक के अणुओं के बीच में आकर्षण बल में डाउनफॉल आएगा, कमी आएगी, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डाउनफॉल आएगा, डिक्रीमेंट आएगा, है ना। तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, बच्चों, रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली मतलब होता है कि आराम से ये अव्यवस्थित तरीके से मूव करेंगे, रैंडमली मूव करेंगे, और जिसके कारण इनके अंदर कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन क्या बढ़ जाएंगे, कोलिजन मतलब तो टक्करें बढ़ जाएंगी, और कोलिजन बढ़ने से क्या होगा आपको पता है, इफेक्टिवली ये एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे, इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, इससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। इसी बात को इक्वेशन की फॉर्म में अर्हीनियस ने बात समझाई कि, सुनते जाना बच्चों, कि ऑन 10 डिग्री सेल्सियस, सुनते जाना, ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन, ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन, एक ना रिलेशन दिया कि ऑन 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 or 3 टाइम्स। क्या होता है बच्चों, सिंपल सी बात है कि अपने बात क्या कर रहे हैं, एक मिनट रुको बच्चों, मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं कुछ चीजें। तो मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं बच्चों कि हुआ क्या कि 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है 2 टाइम्स या 3 टाइम्स, यानी 10 डिग्री तापमान बढ़ाने पर जो उसका अभिक्रिया का वेग है 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाता है। अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, इफ अगर आप टेम्परेचर 10, जो भी टेम्परेचर है उसका, मान लो उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया। मैं T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अगर इंक्रीज करते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैंने, लगभग बराबर होता है, यानी उसका वेट
2 और 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 2 टाइम या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। इसको आप इक्वेशन के अंदर बंद कर दो, है ना, सिंपल सी बात है। मैंने सिंपल सी बात बोली है कि अगर आप T + 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को राइज करते हो तो उसका जो रेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2 या 2 गुना या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। ये एक रिलेशन दिया गया अरीनियस के द्वारा। उसने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि कोई भी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, अगर आप उसका 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो जाएगा, डबल, अप्रोक्सीमेटली डबल या ट्रिपल हो जाएगा, यानी त्रिगुना हो जाएगा। वैसे अप्रोक्सीमेटली डबल ही मिलता है अपने को। तो जब भी ये न्यूमेरिकल करवाऊंगा इसको याद कर लो बच्चों, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ये चेक किया गया कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स या 3 टाइम्स उसका रेट ऑफ रिएक्शन, यानी उसका रेट ऑफ रिएक्शन दुगना या 3 गुना बढ़ जाता है। इस बात को, इस रिलेशन को आप याद कर लो बच्चों, है ना। अब मैं सिंपल सी बात करने जा रहा हूं। अब अपने बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में। हमारा लास्ट फैक्टर आ रहा है बच्चों, लास्ट फैक्टर हमारा आने जा रहा है इंटेंसिटी ऑफ, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो। इंटेंसिटी ऑफ, बस मैं 2 मिनट में बात को खत्म करूंगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या फर्क पड़ता है? प्रकाश की तीव्रता से क्या फर्क पड़ता है बच्चों? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? हम तीव्रता से समझते हैं, तीव्रता का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल सी बात है, आपको पता है ना कि हाइड्रोजन और Cl2 की जब रिएक्शन करवाते हैं तो विदाउट लाइट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जब तक इसको आप यहां पर लाइट नहीं प्रोवाइड करवाओगे तब तक ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तब तक हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं बनेगा। ये तीनों गैसीय मीडियम में है। तो यहां पर 1 फोटोन इसको एनर्जी देनी पड़ती है। फोटोन क्या होता है सर? फोटोन क्या होते हैं? so, ये बच्चों ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, इसको बोलते हैं 1 फोटोन, एक एनर्जी का पैकेट। 1 फोटोन की एक एनर्जी होती है जो लाइट से मिलती है। कहां से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, जिसको बोलते हैं लाइट एनर्जी, यानी प्रकाश की ऊर्जा। जब तक ये 1 फोटोन ये एनर्जी गेन नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं जो फोटो सेंसिटिव होती हैं, यानी प्रकाश सुग्राही होती हैं। जब तक उनको लाइट ना मिले तब तक वो केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं करती। इसका द बेस्ट एग्जांपल बच्चों बताओ कमेंट सेक्शन में, द बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका द बेस्ट एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में मिलता है आपको देखने को, जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स करते हैं। प्लांट्स में सारी रिएक्शन जो होती हैं फोटोकेमिकल, अप्रोक्सीमेटली फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जब तक उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये आगे एक प्रीवियस लेक्चर में कभी बताऊंगा, कभी आगे बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। तो बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब है कि आपने पर सेकंड आपने कितने फोटोन को इंसिडेंट करवा दिया। पर सेकंड आपने कितने फोटोन को इंसिडेंट करवा दिया, मतलब कितने फोटोन को आपतित करवा दिया। अगर आप फोटोन की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हो, इंक्रीज, मान लो मैं फोटोन की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं P फॉर फोटोन, तो उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन, वो जो ये जो रिएक्टेंट है वो इजिली रिएक्ट करेंगे, उनकी अभिक्रिया बढ़ जाएगी। ये रिएक्टेंट जो है रैंडमली मूव करने शुरू कर देंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर अपने हीट नहीं दे रहे, बस हीट की जगह अपने क्या दे रहे हैं? लाइट दे रहे हैं। तो काम वही करना है। हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेगा, Cl के बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करेगा। बच्चों यहां पर जो होता है ना मैकेनिज्म जो यूज होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज होता है। इसके बारे में बताऊंगा आपको कल, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है, बहुत शानदार रिएक्शन होती है। ये आप ऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए हमें लाइट की रिक्वायर्ड होती है, और इन हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए, Cl2 को ब्रेक डाउन करने के लिए जितने ज्यादा यहां फोटोन दोगे उतने इजीली इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, ब्रेकडाउन होगा और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, न्यू बॉन्ड्स बनेंगे, फटाफट काम होगा। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे इनकी फोटोन ज्यादा इंसिडेंट होंगे, फोटोन की वैल्यू बढ़ेगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। समझ में आई बच्चों बात? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक हमारे सामने क्या निकल के आ गया?
बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो समानुपाती होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। ये रिलेशन निकल के आया, इसके नोट्स हम निकल पड़ेंगे बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर कल। बाय बच्चों, मिलते हैं फिर कल। कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चों, बाकी बात अपने करेंगे कल। कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया बच्चों? जल्दी बोलो कमेंट सेक्शन में, जल्दी बोलो बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई डाउट तो नहीं है? चलो मैं बंद करूं। ओके बच्चों, बाय।